जय हिंद साथियों। आपको आज बताएंगे ब्लड क्या होता है, मतलब शरीर में जो भी खून होते हैं हमारे पूरे बॉडी में वो क्या होता है। ब्लड की पूरी संरचना आपको बताएंगे, कैसे बनता है ब्लड, कहाँ कहाँ पे मतलब उसके उत्सर्जी अंग कहाँ हैं, ब्लड का कार्य क्या है, हर एक चीज आपको बताएंगे। तो आओ दोस्त हम लोग देखते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ब्लड का सेरोलॉजी एवं हेमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सबसे पहले। और इसका निर्माण जैसे जो वयस्क होते हैं और जो भ्रूण अवस्था में होते हैं। तो भ्रूण अवस्था किसे कहते हैं? जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसे भ्रूण अवस्था कहते हैं, जब तक वो बाहर ना आ जाए। अगर बाहर आ जाता है तो उसे बच्चा कहते हैं। जब पेट के अंदर रहता है तो उसे भ्रूण अवस्था कहते हैं। भ्रूण अवस्था में बच्चे का ब्लड जो है बोन मैरो में नहीं बनता है, बच्चे का ब्लड लीवर में बनता है, क्योंकि उसकी हड्डियां बहुत ही नाजुक रहती हैं। तो इसीलिए उसका वहां भी खून बनना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे का खून नहीं बनेगा तो विकास नहीं होगा। तो इसलिए उसका जो खून बनता है बच्चे का वो बनता है लीवर में बनता है। फिर जो वयस्क होते हैं, जो जन्म ले लेते हैं, उनका धीरे धीरे जो हम लोगों के जैसे युवा अवस्था में आते हैं तो उनका बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में। आप कभी भी हड्डी को देखे होंगे, तोड़ के देखेंगे तो हड्डियों के बीच में एक जाल बना होता है। उस जाल के अंदर बनता है खून हमारा। तो दोस्त आप ये समझ में आ गया होगा कि भ्रूण में कैसे बनता है और वयस्कों में कैसे बनता है। अब इसका स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा में। और प्लीहा कहाँ पाया जाता है? इस पेट में, क्योंकि हर एक चीज का स्टोर पेट में ही होता है। अगर खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में ही जाता है। तो वहीं प्लीहा होती है, वहीं पे ही स्टोर होता है खून का, ना कि फेफड़े में। आप लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं दिल में। दिल का केवल काम होता है खून को परिसंचरण करना, खून को पूरे शरीर में पंप करके पहुंचाना। अगर जिस दिन वो नहीं काम करेगा उसी दिन आपका क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। तो दोस्त ये समझ में आ गया। अब आओ देखते हैं कोलाइडी विलयन, प्राकृतिक कोलाइडी विलयन। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइडी विलयन है। अब कोलाइडी विलयन जैसे आपको अगर समझना है तो आप कैसे समझेंगे? कोलाइडी विलयन जैसे आप दूध को ले लो, दही को ले लो, अगर उसे छानते हैं आप तो 100% वो पूरा छनता नहीं है, कुछ ना कुछ मैटर ऊपर बच जाता है। उसी तरीके से खून होता है। अगर खून को आप छानते हैं तो उसका मतलब 100% नहीं छनेगा, कुछ ना कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा। तो इसे कहते हैं प्राकृतिक कोलाइडी विलयन। ये केवल एक समझने के लिए आपके, ताकि आपको प्राकृतिक कोलाइडी विलयन समझ में आ जाए। और कोलाइडी विलयन केमिस्ट्री में अच्छे से समझा देंगे। तो प्राकृतिक कोलाइडी विलयन आपको समझ में आ गया। संयोजी ऊतक, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक क्या है? जो हमारे पूरे शरीर को, ऊतकों को, मतलब पूरे शरीर को रिलेट करके, मतलब अपने आप में संयोग करके जोड़ के रखता है, उसे कहते हैं संयोजी ऊतक। तो शरीर का जो ब्लड है वो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। अब शरीर के खून का पीएच मान क्या होता है? जो खून होता है वो खट्टा होता है या फिर क्षारीय होता है? तो ये क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4। कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है। और मेल में, मतलब पुरुषों में खून कितना पाया जाता है पूरे शरीर में? एक वयस्क पुरुष में खून की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 5.5 लीटर, मतलब 5-5.5 लीटर खून पुरुषों में, और महिलाओं में 5 लीटर केवल खून पाया जाता है। ये 5 लीटर, आधा लीटर इसमें कम क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। जैसे किसी भी पुरुष को देखोगे, उनके अंदर, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी उसके अंदर आयरन की मात्रा अधिक होगी। अगर आयरन की मात्रा अधिक होगी तो उसके अंदर मतलब उसकी हड्डियां, उसके शरीर थोड़ा कठोर होंगे, और महिलाओं के इतना कठोर नहीं रहता। इसीलिए अगर महिला आपको मारती है तो आपको कम चोट लगती है, लेकिन एक पुरुष जब उसको जड़ता है तो उसे ज्यादा चोट आती है। तो यही होता है, इसका मेन रीजन होता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। इसको तो इसका कब्र स्प्लीन में होता है, मतलब जो खून हमारा रेड ब्लड सेल्स जो मरते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं मर जाती हैं, उसको स्प्लीन में रखा जाता है। ये 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। व्हाइट ब्लड सेल का होता है लगभग 4 से 5 दिन, और लाल रुधिर कणिका जो लाल खून होते हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन तक। और 120 दिन तक ये मर जाते हैं और स्प्लीन में रख उठते हैं। स्प्लीन में जाके रख होते हैं, फिर से वो प्योरीफाई होके फिर से वो ब्लड बनना शुरू करते हैं
और उसके बाद गार्डनर में रखे जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे जैसे तेल ज़्यादा जो खाते हैं, जो तेल मसाला और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और ये जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, हमारे दिल में, जो हमारा लीवर है वो दिल है उसमें जाके, जो हार्ट है उसमें जाके ये चिपक जाता है, मिल जाता है खून में। और जब खून में मिल जाता है तो क्या होता है, हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो आपका कोलेस्ट्रॉल आप चेक करवाते हैं तो 200 के ऊपर रहता है, जैसे 220 हो गया, 240 हो गया, तो ऐसे ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक बीमारी हो जाती है आपको। तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा आपका कितना होना चाहिए? 200। इसी वजह से ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ, ज़्यादा तेलीय, ज़्यादा डालडा, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो आओ दोस्त हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो अभी अब आप ये पहले ही चर्चा कर चुके थे। हीमोग्लोबिन पुरुषों के अंदर 14 ग्राम डायल होता है, 14 ग्राम डीएल होता है, और महिलाओं के अंदर 13 ग्राम। 1 ग्राम ही, अगर 1 ग्राम का मतलब इतना ही बड़ा होता होगा डायल, तो इतने में 1 ग्राम कम हो जाता है। तो यही कारण होता है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण, जो भी हमारे शरीर में ये परिसंचरण तंत्र, जो भी ये परिसंचरण तंत्र होता है हमारे पूरे शरीर में, जो रक्त फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जी ने बताया रक्त परिसंचरण, रक्त का बहाव क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इन्होंने बताया। और ब्लड के कार्य हम देख लेते हैं, खून के कार्य क्या क्या होते हैं। क्या खून आपका कुछ कार्य करता है? वो दिन भर चलता रहता है। उसका सबसे बड़ा काम है कि उसे हृदय, जो दिल है तुम्हारा, दिन भर पंप करके चलाता रहता है, उसको दिन भर ढकेलने का काम करता है। और उसी चलने की प्रक्रिया लगभग, जैसे आप कभी भी ब्लड टेस्ट अपना ब्लड वो करवाए होंगे, बीपी चेक करवाए होंगे, तो बीपी में आपका क्या आता है? 120 या 80। तो इसे बताया गया 120 की रफ्तार से वो भागता है और 80 की रफ्तार से लगभग अंदर जाता है, मतलब फिर से वो कहाँ आता है? हृदय में। तो उसका मेन रीजन यही होता है, 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो रक्त परिसंचरण तंत्र यही होता है। और ताप नियंत्रण करता है। देखो कोई भी चीज अगर आप चलाते रहोगे, कोई भी चीज चलती रहेगी, तो उसमें ताप होती है, उसमें गर्मी आती है। जैसे आप अपने हाथों को रगड़ोगे तेज से, खूब तेज रगड़ो, फिर रगड़ोगे तो इसमें ताप, मतलब घर्षण बल लगेगा और ये गर्म होने लगेगा। तो ऐसे हमारा खून है, पूरे बॉडी में वो चलता रहता है, तो इसीलिए गर्मी उत्सर्जित करती है। इसीलिए मनुष्य को क्या बताया गया है कि ये गर्म मतलब टेम्परेचर के होते हैं। तो इनका 37 डिग्री इनका टेम्परेचर होता है, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये रक्त ताप नियंत्रण के ये इसका सबसे बढ़िया काम है कि ये ताप को नियंत्रण करता है पूरे शरीर को, क्योंकि चलता रहता है तो ताप जरूरी है, वो नियंत्रण में रखता है। और पोषक तत्व का परिवहन करता है। देखो खून क्या होता है, जैसे जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद वो खून में मिल जाता है, और खून में पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, और वो खून का काम है कि उसे पूरे शरीर में ले जाके पहुंचाना, पूरे शरीर में वो पहुंचाने का कार्य करता है पोषक तत्व को। जैसे आपको डॉक्टर कभी सुई लगाता है और आप दवा खाते हो, तो उसका काम क्या होता है? जब सुई नसों में लगा देते हैं तो क्या करता है? खून पूरे शरीर में उसे पहुंचा देता है। और सुइयों में क्या होता है? या तो एंटीबायोटिक होता है या फिर पोषक तत्व ही होते हैं। तो पूरे शरीर में हमारे पूरे शरीर में वो पहुंचा देता है और फिर से मुझे उस बीमारी से ठीक कर देता है। उसका यही काम होता है। और पोषक तत्व का परिवहन करता है, ये तो आप समझ में आ गया। गैसों का भी परिवहन करता है। अब गैस का परिवहन कैसे करता है? जैसे आप सांस लेते हो, अब हम सांस लिए, अब ये जो सांस लिए ये कहाँ गया? फेफड़े में। फेफड़ा एक केवल पतीला जैसे है, समझो एक खाली जगह है, यहाँ पे केवल भर जाता है, हमारा आके भरने का काम यही करता है, रखने का काम करता है ऑक्सीजन को, CO2 को। जब ये भर जाता है तो ये क्या करता है? हमारे नली में वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिला देता है, और वो हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में लेके जाके ऑक्सीजन को पहुंचाती रहती है। तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लाके फेफड़े को देती है, तो फेफड़ा क्या करता है? फिर से ऊपर फेंक देता है। तो ऑक्सीजन को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का लाके फेफड़े को देके बाहर निकालती है। तो इसका मतलब गैस का भी परिवहन करती है,
खून ब्लड का जो काम है वो गैस का भी परिवहन कर लेता है, फिर उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? जैसे जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करता है, जैसे मल मूत्र, और उनके बाद उनमें जो यूरिया पाई जाती है मूत्र में, उसका भी परिवहन यही करता है। देखो लेके तो सब टहलता है, वो खून जो है, ब्लड जो है, वो लेके सारी चीजों को टहलता है, चाहे वो अच्छी चीज हो या गंदी चीज हो या कोई भी खराब चीज हो। जैसे मलेरिया आपको हो जाता है तो क्या होता है, प्लीहा को दिक्कत पहुंचाता है। मलेरिया रोग में प्लीहा को दिक्कत पहुंचने लगती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसी को डिसीज पहुंचाता है, प्लीहा को ही सबसे खराब करने लगता है, जहाँ पे खून हमारा इकट्ठा होता है। मेन रीजन वही है, खून ही जब हमारा जहाँ इकट्ठा होता है, जब उसी को खराब करने लगेगा, मलेरिया रोग इसीलिए बहुत घातक होता है। जब खून को खराब करने लगेगा और वो खराब खून पूरे शरीर में फैलने लगेगा, फैलता है वो, क्योंकि बॉडी हमारी खून से ही चल रही है, तो खून को मलेरिया खराब कर देता है पूरे प्लीहा को। फिर उसी तरह उत्सर्जी अंग, ये जो खराब अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, तो वो लीवर के पास लाता है, लीवर के पास से लेकर जाके गुजारता है। तो लीवर क्या करता है, खून से जल्दी जल्दी यूरिया को चूस लेता है, खून से यूरिया को जल्दी जल्दी चूस लेता है, अपशिष्ट पदार्थ को चूस के और उत्सर्जन कर देता है, उसको निकाल देता है। तो दोस्त ये आपको कैसा लगा, आप एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पूरा ब्लड का जो भी थोड़ा सा मैटर आपके सामने लाए वो पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर आ गया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्त आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।